राइट। इसका 10% विल बी अराउंड 4.6, 13% विल बी अराउंड हाइड्रोजन 6 के आसपास हो जाना चाहिए। इसका 10% विल बी 4.6, 13% हो जाएगा, दैट इज 4.6 का 3%, 6 के आसपास हो जाएगा। और ऑक्सीजन इसमें मेरे ख्याल से 34% ना, तो 34% का मतलब हो गया 46 इंटू 34.34, तो कितना आएगा वो अपन चेक कर लेते हैं भाई। 34%, 34% का मतलब हो गया इसका 50% इज 2, 24, 50% इज 24, तो मेरे ख्याल से एक ऑक्सीजन आ जाएगा। ये इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ये इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आ जाना चाहिए, है ना। तो ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो गया ए का। बी की बात करते हैं। तो इसका अब अपन ऑप्शन पढ़ लेते हैं। वन मोल ऑफ कंपाउंड में ऑप्शन पढ़ रहा हूँ। वन मोल ऑफ कंपाउंड दिस कंटेन 4 Na एटम्स, हाइड्रोजन एटम नहीं भाई, 6 Na है, पी तो नहीं हो सकता। एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड इज सेम दैट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, करेक्ट है। इसमें ये 1 है ना, इससे छोटा रेशियो नहीं हो सकता, तो क्यू इसका आंसर हो गया। Combustion product of 1 mole of compound contains larger number of CO2 than H2O. तो CO2 then H2O अगर अपन चेक करेंगे इसमें, तो भाई इसमें 2 CO2 आएंगे, 2 वाटर आएंगे, तो इक्वल नंबर है, तो QR भी नहीं आ सकता इसमें। अब S की बात करते हैं। CO2 प्रोड्यूस्ड, इसमें CO2 जो प्रोड्यूस होगा, CO2 प्रोड्यूस बाय द कंबशन ऑफ 1 to 5 मोल्स ऑफ दिस, है ना, ऑक्युपाइज 11.2 लीटर्स। तो अपन देख लेते हैं भाई, CO2 प्रोड्यूस मतलब जब अपन इसको ऑक्सीजन से रिएक्ट करेंगे तो ट्वाइस ऑफ CO2 होगा प्लस थ्राइस ऑफ H2 होगा, और ये हो जाएगा 7/2 ऑक्सीजन जो रिक्वायर्ड होगा, ठीक है ना। बैलेंस कर लेंगे तो अपन कहेंगे अगर इसके 0.25 मोल्स होंगे तो इसके मोल्स CO2 के, आप ऐसे स्ट्रेट लाइन में लिख लेना, तो इसके 0.5 मोल्स हो जाएंगे। तो मेरे ख्याल से यही बोल रहे हैं, CO2 प्रोड्यूस बाय द कंबशन ऑफ दिस ऑक्युपाइज 0.25 का मतलब हो गया, 0.5 का मतलब हो गया, अगर मोल्स गिवन है तो वॉल्यूम कितना होगा, 22.4 लीटर 1 मोल होता है, तो 0.5 11.5, तो एस दिया गया। ये इसके आंसर मैंने आपको पहले बता रखा है, ये मैंने आपको शॉर्टेस्ट वे में बता दिया कि आपको कैसे करना है। बी वाले पार्ट में हाइड्रोकार्बन कंटेन कार्बन हाइड्रोजन बाय मोल्स, ठीक है, कंटेनिंग 3 कार्बन एटम, नहीं वो तो सी वाला है, अपन को बी वाला करना है। हाइड्रोकार्बन कंटेनिंग 10.5 ग्राम ऑफ कार्बन पर ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है भाई, 10.5 ग्राम ऑफ कार्बन, तो 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन होगा, ठीक है। तो अपन कहेंगे मॉलिक्यूलर मास अपन को पता है कितना है, सो मॉलिक्यूलर वेट अगर अपन लिखेंगे तो विल राइट दैट 46, क्योंकि वेपर डेंसिटी होता है, वेपर डेंसिटी इंटू 2 इज मॉलिक्यूलर वेट। वेपर डेंसिटी मुझे गिवन है कितना, 46, सो इट विल बी 46 इंटू दैट इज 2, सो अपने पास आया 2 कैरी 1, 8192 इतना मॉलिक्यूलर मास आ गया। तो जब इसका 10.5 ग्राम होगा तो इसका 1 ग्राम होना चाहिए, ये इनका रेशियो है। तो 10.5 और 1 का अगर रेशियो अपने पास आ रहा है तो ठीक है, हाइड्रोजन और इसको चेक कर लेते हैं अपन की भाई मॉलिक्यूलर मास कैसे बनेगा। सो अगर हम चेक करेंगे तो इसके मॉलिक्यूलर मास में तो 10.5 ग्राम ऑफ कार्बन, ठीक है। सो अपन को गिवन है हाइड्रोकार्बन कंटेनिंग 10.5 ग्राम ऑफ कार्बन पर ग्राम ऑफ हाइड्रोजन एटम हैविंग वेपर डेंसिटी ऑफ दिस मच। तो ठीक है, अपन क्या करते हैं, इधर कार्बन और इसको मल्टीप्लाई करके इसको सेट मतलब फॉलो करते हैं 90 को इसको। सो वैसे तो होना चाहिए कि इसको 12.5 होना चाहिए, तो 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन एटम होना चाहिए, लेकिन उससे कम है ये, मतलब इसमें अनसैचुरेशन मतलब थोड़ा सा कार्बन का नंबर, मतलब ये एल्केन तो नहीं है, ये तो अपन को पता है। सो अगर एल्केन नहीं है तो चलो चेक करते हैं इसमें क्या होगा, ठीक है, चलो भाई देख लेते हैं।
तो इसमें अपन लिखते हैं होना चाहिए अपने पास कितना, अगर ये मॉलिक्यूलर मास सेट करूंगा तो C7 84 हो जाएगा, H6 हो जाएगा, C7H6। सो 84 + 6 कितना होगा, इसको 8 कर देता हूं तो 92 ऐसे हो जाएगा। ठीक है, तो अपन ऐसे चेक कर लेते हैं। देख भाई, अगर अपन कहेंगे कि 10 ग्राम ऑफ कार्बन, तो इसमें 84 ग्राम ऑफ कार्बन हैज 8 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो इनका रेशियो क्या 10.5 आ रहा है, इन दोनों का रेशियो। इसको डिवाइड बाय करते हैं, इसको डिवाइड करता हूं किससे, जैसे ये रेशियो 10.5 है ना कार्बन अपन हाइड्रोजन का, तो ये भी रेशियो कार्बन अपन हाइड्रोजन क्या 10.5 आ रहा है। अगर आ रहा है तो अपना आंसर करेक्ट होगा। मैंने बस ये चेक किया कि भाई कार्बन का एटॉमिक मास जो है, कार्बन का जो एटॉमिक मास है वो 12 होता है और हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 होता है। तो अगर इसे कम करना है तो अपन क्या करेंगे, अगर C7 होता है तो हाइड्रोकार्बन ना जब इसको फॉलो करता है ना CnH2n+2, जब इसको फॉलो करता है तो अगर ये 7 होगा तो ये होना चाहिए 16। लेकिन यहां पर देखो तुम, तो इसमें हाइड्रोजन जो है वो काफी कम है भाई, 12:1 का रेशियो होना चाहिए, लेकिन कार्बन काफी कम था। तो मैंने उसको हिट एंड ट्रायल मेथड से एक बार चेक कर लिया कि चलो ये लिख के देखते हैं क्या इसमें जो कार्बन का मास होगा 7 कार्बन का, 7 × 12 वो 84 आ रहा था, और ये 8 × 1 हो जाएगा, तो ये 8 हो जाएगा। अब क्या ये रेशियो, जैसे कार्बन और हाइड्रोजन का रेशियो ये है, तो 10.5 डिवाइड बाय 1 कार्बन हाइड्रोजन, तो क्या ये भी 84 डिवाइडेड बाय 8 लिखूंगा तो 10.5 आ रहा है क्या। तो अगर आ रहा है तो अपना आंसर सही होगा। दैट इज हाउ वी कैन राइट। ठीक है, ये 10.5 आ रहा है, 84 डिवाइडेड बाय 8 इज 10.5, तो अपना आंसर सही हो गया। दिस इज द वन। सर आपने ये C7H8 का हिट एंड ट्रायल कैसे किया, वापस बताइए। 92 है ना, अब 92 है तो 12 को मल्टीप्लाई किस नंबर से करूं, अगर मैं 6 से करता हूं तो 72 हो जाएगा, तो कार्बन 6 और हाइड्रोजन 20, ऐसा कोई कंपाउंड नहीं होता, एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता, क्योंकि अगर कार्बन 6 है तो मैक्सिमम हाइड्रोजन किसी कंपाउंड में हो सकते हैं तो 40, इससे ज्यादा नहीं हो सकते, 20 तो पॉसिबल नहीं। तो मैंने एक कार्बन और बढ़ाया, मैंने एक कार्बन और बढ़ाया तो 84 हो गया। अब 84 होगा तो कार्बन जो है, हाइड्रोजन का नंबर, कार्बन जो है वो मेरे पास आएगा 7, और हाइड्रोजन कितना बचेगा, फिर ये 84 हो जाएगा, तो 92 के लिए मेरे पास सिर्फ 8 बचा। अब मैंने इसके मास का रेशियो कैलकुलेट कर लिया, तो 10.5 आया, मतलब यही है मेरा काम। आंसर आपने C6 से पहले वाले नंबर्स क्यों नहीं लिए, मतलब C5 क्यों नहीं लिया। जब C6H20 एग्जिस्ट नहीं कर सकता तो C5 कैसे कर पाएगा, C5 मतलब C60 हो जाएगा, तो C5 हो जाएगा भाई। इससे अगर C5 है तो 12 से ज्यादा हाइड्रोजन हो ही नहीं सकते, तो मतलब मैक्सिमम मॉलिक्यूलर मास इसका 72 होगा। अब अगर मान लो मैं हाइड्रोजन को और कम करूं, भाई चलो ठीक है, मैं C5H8 कर लेता हूं, क्या फर्क पड़ेगा। हाँ, तो 60/8 इज नॉट 10.5। रेशियो तो 10.5 आना चाहिए ना कार्बन और हाइड्रोजन का। तो रेशियो कैलकुलेट करने के लिए मैं हमेशा वैसे करूंगा, इसलिए जो भी एटॉमिक मास होता है ना, उससे देख लो आप नियरेस्ट नंबर ऑफ कार्बन, 12 की टेबल में नियरेस्ट नंबर कौन सा आता है, उससे कैलकुलेट कर लो। 12 की टेबल में नियरेस्ट नंबर, राइट ना, 7 जा 84 आता है, 12 7 जा 84, तो आपको वो लिखना पड़ेगा। फिर नेक्स्ट वाला अपन को गिवन है कि भाई एक हाइड्रोकार्बन है जिसमें कार्बन है, हाइड्रोजन है, और कार्बन और हाइड्रोजन है बस, बाय मोल्स, कंटेनिंग 3 कार्बन एटम पर मॉलिक्यूल। अच्छा, तो भाई ये तो अगर मैं चेक करूंगा तो ये 42.5
875 है ना। तो ठीक है, इसमें तो अपन क्या करेंगे, मोल परसेंट पहले से ही गिवन है, तो ये नंबर छोटा है, इसी से डिवाइड कर लो दोनों को। तो अगर कार्बन 1 होगा तो हाइड्रोजन कितना होगा चेक कर लेते हैं। हाइड्रोजन विल बी इक्वल टू, इसको हटा लेते हैं अपन, तो कार्बन अगर 42.1 ये अपन को गिवन है मोल परसेंट में, इसके मोल्स कितने हैं 42.85 7, और इसके मोल्स हैं 57.143। तो अपन लिखेंगे सर इसमें डिवाइडेड बाय 12 नहीं करना होगा? ये मास परसेंट थोड़ी गिवन है, जैसे ऊपर वाला गिवन था ना बाय वेट, वेट गिवन तक तो होता है वेट इन ग्राम डिवाइड बाय 2। कार्बन एटम के लिए हो जाएगा 42.857 डिवाइड बाय 42.857। हाइड्रोजन के लिए हो जाएगा दैट विल बी इक्वल टू 57.143 डिवाइडेड बाय 42.857। जो भी ये वैल्यू आएगा दोनों को 3 से मल्टीप्लाई कर लो, वो आपका आंसर होगा। तो इसमें डिवाइड करके देख लो कितना है 60 और 40, मतलब इसको बढ़ाऊंगा तो कितना आएगा 5 6/4 3/2 3/2 मतलब 0.75 के आसपास आ रहा है, नहीं 1.25 के आसपास 1.25। एक बार कैलकुलेट करो इसको कितना आ रहा है। सर पूरा मल्टीप्लाई करने के बाद 4 आएगा H का, H4। 1.43 डिवाइडेड बाय अपन को आ रहा है 42.857 इससे वो 0.444 इसको मल्टीप्लाई कर लो 3 से 1.33 को, तो अगर इसको 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 4 आ रहा है। हाँ सर, तो हो गया इससे C3। 0.44। लो भाई हो गया। बाकी ऑप्शन बना लो, मैंने बताया कैसे ऑप्शन बनाए जाते हैं। ऑप्शन बना, तो P ऑप्शन तो बन ही जाएगा इसका। Q ऑप्शन में एम्पिरिकल फॉर्मूला है सेम एज मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, इससे सिंपल बन नहीं सकता। कंबशन गिव्स लार्ज नंबर ऑफ CO2 देन H2O। हाँ तो ये CO2 आएगा 3 और ये 2 आएगा, और इसका 0.25 मोल्स 0.75 होगा, तो S नहीं आएगा। डी की बात करें, 0.3 ग्राम of organic compound contain carbon, hydrogen and oxygen. Combustion yield 0.44 ग्राम of this and this. 2 ऑक्सीजन एटम पर मॉलिक्यूल है, तो पहले कैलकुलेट कर लो परसेंटेज ऑफ कार्बन। मैं डी सेकंड पेज पे करता हूँ, डी वाला। मेरे पास एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, मुझे नहीं पता ये ऑर्गेनिक कंपाउंड कितना है, लेकिन इसमें 2 ऑक्सीजन कार्बन और उसका नंबर अपन कैलकुलेट कर लेंगे। तो अपन ऐसे क्यों बनाए, अपन तो सीधा परसेंटेज कैलकुलेट करते हैं। इससे कैलकुलेट करना है तो दूसरा मेथड हो जाएगा, बेटर अपन ऐसे कैलकुलेट करें। हाँ, परसेंटेज ऑफ कार्बन, कितना मास गिवन है CO2 का 0.44 डिवाइडेड बाय 44 मल्टीप्लाई बाय 12 डिवाइड बाय 40, कितना 0.3 मल्टीप्लाई बाय 100 हो गया परसेंटेज ऑफ कार्बन। भाई परसेंटेज कैसे कैलकुलेट किया, मैंने कहा देखो आपको मास ऑफ CO2 गिवन था 0.44 ग्राम, तो मोल्स ऑफ CO2 कितना होगा 0.44 डिवाइडेड बाय उसका एटॉमिक मास ना, मॉलिक्यूलर मास ना 44। तो मोल्स ऑफ कार्बन कितना होगा, तो जितने मोल्स CO2 के होंगे उतने मोल्स कार्बन के होंगे, तो 0.44 डिवाइडेड बाय 44। तो मास ऑफ कार्बन कितना होगा
मास ऑफ कार्बन होगा उसके मोल्स मल्टीप्लाई बाय उसका एटॉमिक मास 12। तो ये वेट ऑफ कार्बन है। अब अगर वेट ऑफ कार्बन आ गया तो जो कंपाउंड में कार्बन हाइड्रोजन थे उसमें परसेंटेज ऑफ कार्बन कितना होगा? तो वेट ऑफ कार्बन डिवाइडेड बाय टोटल वेट मल्टीप्लाई बाय 100। मैंने भी यही किया, देखो वेट ऑफ कार्बन डिवाइड बाय टोटल वेट मल्टीप्लाई बाय 100, दैट इज द परसेंटेज। इसको अगर सॉल्व करूंगा तो डिवाइड बाय 100 आएगा, 44 कैंसिल होगा, तो 0.12 डिवाइडेड बाय 0.3 आएगा अपने पास, और 0.14 डिवाइड बाय 0.3 मतलब ये हटाता हूं तो 0 आएगा, 12/3 आ गया है ना। 0.12 डिवाइडेड बाय 0.3 कर सकते हैं ना अपन, 12 डिवाइडेड बाय 100 कर लो और 3 के लिए 10 कर लेंगे। कितना परसेंट आया अपने पास? परसेंटेज ऑफ कार्बन ना, एक बार देखना जरा, मैंने कुछ गड़बड़ तो नहीं किया। 0.04 मतलब ये एक बार अपन ने किया 0.44 डिवाइड बाय 44 इंटू 12 कितना आएगा, ये डिवाइड बाय 100 करता हूँ, ये कैंसिल हो गया सर 40% आएगा ना, और ये 100 भी कैंसिल हो गया। हाँ, एटॉमिक मास उसका 44 है ना, तो मेरे पास सीधा 12 आया, 12/23 आया, 12/0.3 आ रहा है। सो 12 डिवाइडेड बाय 0.3 है, मतलब 120 डिवाइड बाय 3 40% आ रहा है। इसको हटाऊंगा क्योंकि 4% तो बहुत कम था। तो मेरे पास कार्बन आ गया 40%। परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन कैलकुलेट कर लो, बिल्कुल सेम वे में विल गेट 0.18 डिवाइडेड बाय कितना 18 मल्टीप्लाई बाय 8 दैट इज व्हाट ना 2 डिवाइड बाय 100 डिवाइड बाय 0.3 डिवाइड बाय 0.3 मल्टीप्लाई बाय 100, ये फिर 2/100 आया, तो 2/100 मतलब 0.02 ना, तो इसको कैंसिल करूंगा अगर 0.18 डिवाइडेड बाय 18 इंटू 2, सो इधर अपने पास आया डिवाइड बाय 0.3 मल्टीप्लाई बाय 100 है, तो इसको लिख लेते हैं अपन 0.18 डिवाइड बाय 18 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइड बाय 0.3 मल्टीप्लाई बाय 100। देखो जरा कैंसिल करके इसको हटाते हैं तो 100 गया, ये गया और 2/0.3 आया, सो 20/3 आया मेरे पास। 20/3 का मतलब कितना हुआ, 3 6 या 18 66.6 66 आ रहा है। ज्यादा कैसे आ सकता है टोटल? तो 6 पॉइंट होना चाहिए ना, कितना आ रहा है? 6 6.6। पॉइंट आ रहा है। यस सर, 20/3 है। लो भाई आ गया मेरे पास। वैसे भी मुझे पता था कि ये गलत ही कर रहा हूँ मैं, अगर यहाँ पर 66 आएगा तो। लो भाई हो गया। अब क्या बचा हुआ मेरे पास? टोटल क्या है, ठीक है। अब अपन कहेंगे परसेंटेज ऑफ ऑक्साइड 100 माइनस 40 प्लस 6.66, क्योंकि बचा हुआ हमेशा ऑक्सीजन होता है, तो 40.66 का मतलब हो गया 46, तो 53.34। लो भाई ये ऑक्सीजन हो गया, हो गया। अब अपन को गिवन है क्वेश्चन में कि द with 2 atoms per molecule, given that the molecule contain
2 ऑक्सीजन एटम पर मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल में 2 ऑक्सीजन एटम है। ठीक है, मीन्स दैट 32 gram mass is 53.34% of molecular weight. यूनिटरी मेथड लगा दो भाई, आप 53.34% इज 32 ग्राम, तो 100% कितना ग्राम? 32 डिवाइड बाई 53.34 मल्टीप्लाई बाई 100। लो भाई, आपको मॉलिक्यूलर वेट आ गया, ये आ गया इसका मॉलिक्यूलर वेट। अब मॉलिक्यूलर वेट आ गया तो बता देना क्या करना है अपन को। उसका 40% कार्बन है, ऑक्सीजन अपन को ऑलरेडी पता है, ऑक्सीजन अपन को ऑलरेडी पता है। अब 32 ग्राम 53% होता है, तो मेरे ख्याल से 40 ग्राम ना, 40 ग्राम जो होगा वो अपन देख लेंगे, मेरे ख्याल से 24 ग्राम होगा 40 ग्राम। तो पहले मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट कर ले। मॉलिक्यूलर वेट कैलकुलेट कर लेते हैं पहले। देखो भाई, मॉलिक्यूलर मास कितना होगा? 3200 डिवाइडेड बाय 53.34, 53.34, 60 इज द मॉलिक्यूलर वेट। अपने पास मॉलिक्यूलर मास आ गया, तो 60 का 40% तो अपन ओरली बता सकते हैं। ठीक है, सो 60 इंटू 40 डिवाइड बाई 100, मैंने पहले ही कहा था 24 आएगा, और लग ही रहा था, देखने से पता चल रहा था। कार्बन हो गए 2, ऑक्सीजन हो गए 2, अब बस हाइड्रोजन बचा हुआ है, तो 60 का 6.66% क्या है, इसको हटा लेते हैं, इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं। 10 अपन को पता है, डेसिमल लगा दूंगा, और क्या होगा, 10 पास आ जाएगा। ले भाई, तेरा मोलेकुलर फार्मूला बन गया। ये मोलेकुलर फार्मूला है, तो एम्पिरिकल फार्मूला क्या होगा? सी, ऐसा इसमें मोलेकुलर फार्मूला और एम्पिरिकल फार्मूला अलग अलग होगी। अगर दोनों परसेंटेज कभी 100 ना आए तो इसका मतलब है जो बचा हुआ है वो हमेशा ऑक्सीजन होता है। क्लास में बताया मैंने, एम्पिरिकल के टाइम क्लास में तो सभी बताया यार, इसमें से बस इस टाइप का नहीं किया होगा अपन द मॉलिक्यूल कंटेन। बाकी तुम अगर कंसेप्ट सोचो तो यहाँ पर ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं होगा जो आपने हमें नहीं बताया। इसलिए तो कहा कि होमवर्क करो, होमवर्क करो। होमवर्क करोगे तो आपको पता चलेगा कि और इफ और बट क्या आ सकते हैं। कंसेप्ट तो आप सारे बता चुके हैं, लेकिन और मतलब क्या करना चाहिए वो देखना है। अब एक्सरसाइज 2 का पार्ट 1 देखते हैं अपन। 359 10 14 है, 359 10 14। देख लो भाई, किसी को डाउट होगा तो वो पूछेगा। चलो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, द अर्ली एनर्जी रिक्वायरमेंट ऑफ यू। तुम्हारा अर्ली एक आर का एनर्जी रिक्वायरमेंट इज सेटिस्फाइड बाय 34 ग्राम ऑफ सुक्रोज। अगर तुम्हारी बॉडी में 34 ग्राम शुगर बर्न करेगा तो आप 1 घंटे तक अपना एनर्जी रिक्वायरमेंट पूरा कर सकते हैं। हाउ मेनी ग्राम ऑफ ऑक्सीजन मस्ट बी नीडेड टू कैरी आउट
to meet the requirement for 1 day. देख भाई, अगर आप अपनी बॉडी में 1 घंटे जिंदा रहना चाहते हो तो आपको 34 ग्राम सुक्रोज लेना पड़ेगा। सुक्रोज का फॉर्मूला अपन को पता है, ठीक है, दिस इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अब अपन से पूछा है कि आप 1 घंटे अगर जिंदा रहना चाहते हो तो 34 ग्राम सुक्रोज लेना पड़ेगा और वो बर्न होगा बॉडी में टू कन्वर्ट। अपन को पता है ये हाइड्रोकार्बन है, तो 12 CO2 बनेंगे। जितने कार्बन होते हैं उतने कार्बन डाइऑक्साइड बनते हैं, जितने हाइड्रोजन होते हैं उसके हाफ मतलब 11 हो जाएंगे ना, 22 का हाफ, 22 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 11 H2 बन जाएगा। ये बन गया। ऑक्सीजन 11 तो इधर ऑलरेडी है, मतलब इनको बैलेंस करना है। सो ये आपका रिएक्शन बैलेंस हो गया। अब किसी से पूछने की जरूरत नहीं है अपन को कि इसका मॉलिक्यूलर मास 342 ग्राम है, तो 12 into 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड। तो 342 ग्राम ऑफ सुक्रोज रिक्वायर्ड दिस मच ग्राम ऑफ ऑक्सीजन फॉर कंप्लीट कंबशन। ये तो बैलेंस रिएक्शन से पता चल गया। सो अपन कहेंगे अपन 1 घंटे के लिए बात करते हैं फॉर 1 आवर, बाद में अपन उसे 24 से मल्टीप्लाई कर देंगे फॉर 1 आवर कैलकुलेशन। तो अपन पहले बाय रिएक्शन लिखेंगे। बाय रिएक्शन मुझे पता है 342 ग्राम ऑफ सुक्रोज रिक्वायर्ड 12 into 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, ये रिक्वायर्ड होता है। तो जो अपन को चाहिए 1 घंटे के लिए वो 34 ग्राम चाहिए। तो बताओ कितना ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होगा। तो 12 into 32 डिवाइड बाय 342 मल्टीप्लाई बाय 34 दैट विल बी द आंसर। दिस मच ग्राम will be required for 1 hour. Therefore for 1 day मतलब 24 hours, for 1 day या 24 hours it will be equal to 12 into 32 divided by 342 मल्टीप्लाई बाय करता हूँ 34, ये तो 1 डे के लिए था, और मल्टीप्लाई कर देता हूँ 24 से, तो ये तो 1 आवर के लिए था, ये 1 डे के लिए हो जाएगा। बता दो। वैसे अगर देखें तो इसको अपन 10 से कैंसिल कर सकते हैं, थोड़ा कम कर लेंगे और क्या, ये 340 जैसे है और ये 34 जैसे, तो ये 1 और ये 10 ऐसे कैंसिल कर सकते हैं, और बाकी मल्टीप्लिकेशन मुझे इजी लग रहा है, बाकी मल्टीप्लिकेशन मुझे इजी लग रहा है। फिर 12 into 24 24 into 12 सब कर लोगे, अब आप मुझे बताने की जरूरत नहीं है। into 32 है ना, into 32, so 61715 38 24 4 2 4 6 2 6 8 6 3 1 नहीं 1 11 ना, तो 1 और 5 6 12 1 और 9, चाहे अब तक 9 to 936 हो जाएगा। थोड़ा और बढ़ा तो इसको तो 921 आ रहा था अपने पास, तो 920 के आसपास अपना आंसर आ जाएगा। देख लो भाई, ऐसे अपन उसको डिवाइड कर लेंगे ना ऐसे, है ना। 916 ग्राम, तो 916 अपन ग्राम। ऑप्शन देख लेंगे, अपन ऑप्शन के हिसाब से टिक कर सकते हैं। ओके, लो भाई आंसर आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। अब ये तो यार मतलब तुम बोलो कि सर ये वाला कंसेप्ट हमें नहीं आता, ठीक है, लेकिन अब अपन को एक बात समझ में आ गया यार, मतलब ये तो हमारा डेली लाइफ से कोरिलेटेड था ना, कि भाई किसी को 1 घंटे जिंदा रहने के लिए 34 ग्राम सुक्रोज चाहिए, और सुक्रोज से रिलेटेड अपन ने क्वेश्चन भी काफी किए। तो बताओ 1 डे के लिए कितना चाहिए। तो ऑक्सीजन में इधर अपन को इक्वेशन में पता तो होता है क्या करना है।
ये आप ऐसे करते कि भाई अपने को 34 गिवन है, तो 34 डिवाइडेड बाय 342 इज द मोल्स ऑफ सुक्रोज। तो इसके मोल्स कितने होते हैं वो लिखते हैं ना अपन, दिस डिवाइडेड बाय 1, दिस डिवाइडेड बाय 12, ये मोल्स ऑफ O2। अब मोल्स ऑफ O2 आ गया तो 32 से मल्टीप्लाई करो तो मास ऑफ O2 आ गया। 1 घंटे के लिए 34 डिवाइडेड बाय 342 मल्टीप्लाई बाय 12 इनटू O2 का मॉलिक्यूलर मास 32। लो भाई ये हो गया मास, हो गया मल्टीप्लाई बाय 24, ये हो गया वन डे के लिए, हो गया क्वेश्चन। मोल से कैलकुलेट कर लो आप। क्वेश्चन तो इतना ही छोटा था, आंसर उसका इतना ही छोटा था। वो तो मैंने इसलिए ऐसे लिखा ताकि आपको पता रहे कि अपन क्या कर रहे हैं। आंसर तो इतना ही छोटा था, वो तो मैं आपको लिख के बता रहा हूँ, वरना इट इज अ ओरल क्वेश्चन। अब फिफ्थ क्वेश्चन की बात करते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन में आप अपना सेकंड नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, मतलब फिर वो छोटा छोटा लिखूंगा तो गड़बड़ होगा। क्वेश्चन नंबर 5, when a mixture of 10 moles of SO2, 15 moles of O2, 10 moles SO2, 15 moles O2 was passed over a catalyst to form this 8 moles of this। हाँ तो ठीक है ना, SO2 plus O2 gives you SO3। इसका 10 मोल्स था और इसका 15 मोल्स था, और इसके लिए 8 मोल्स बनाना है अपन को। ठीक है भाई, चलेगा। How many moles of SO2 and O2 did not react? तो अपन कहेंगे ठीक है भाई, रिएक्शन को पहले बैलेंस कर लेता, कर दिया। ये मोल्स जो बना है ये ऑब्जर्व डील्ड रहा। पहले तो लिमिटिंग एजेंट चेक कर लेते हैं। अब इसके 8 मोल्स आएंगे तो ये कितने मोल्स रिएक्ट करेगा और ये कितने मोल्स रिएक्ट करेगा देख लेते हैं। अपन को ये प्रोडक्ट तो बन गया, प्रोडक्ट तो बन गया ना, बनाना थोड़ी है अपन को, तो दे रखा है अपन को SO2 डिवाइड बाय 2, O2 डिवाइड बाय 1, SO3 डिवाइड बाय 2, ये अपन को 8 गिवन है। अब अगर ये 8 ये है तो O2 के कितने मोल्स आ गए, 8/2, 4 मोल्स इसके रिएक्ट किए। इसके 8 मोल बनाने के लिए इसके कितने मोल रिएक्ट करेंगे, इसके 8 मोल रिएक्ट करेंगे। भाई आप देख लो, इसको एक बार इक्वेट किया, जब O2 के लिए कैलकुलेट करना पड़ा तो ऐसे इक्वेट किया, जब SO2 के लिए कैलकुलेट करना पड़ा तो ऐसे इक्वेट किया। इसका 8 मोल बनाना है तो इसके 8 मोल रिएक्ट करेंगे। अब रिएक्ट किए 8 मोल तो बचे कितने, 2 मोल। इसके रिएक्ट किए 4 मोल तो बचे कितने, 11 मोल्स। हो गया। अब बताओ क्या बताना है इसमें, बता तो रखा है। और रिएक्शन को बैलेंस करके दिख रहा था कि जितने मोल्स इसके होंगे उतने ही बनने चाहिए थे इसके। इसका मतलब ये ऑब्जर्व डील्ड है। तो ठीक है, जब प्रोडक्ट दे दिया कि भाई इतना ही बनता है तो देख लेते हैं कितना रिएक्ट करने के बाद ये बनेगा। अपन ने उसको बना लिया कि ये बनेगा। नाइन 10 40 अपने पास गिवन है क्वेश्चन नंबर 9। When x gram of carbon is heated with y gram of oxygen, ठीक है भाई, हमें क्या फर्क पड़ता है, कार्बन का x ग्राम है और ऑक्सीजन का y ग्राम है। चलो ठीक है। In a closed vessel, no residue is left। अच्छा, पूरा रिएक्ट करता है, ठीक है भाई, ठीक है, no residue is left। Which of the following statement is true? ठीक है भाई, अब मैं कहूंगा x gram of carbon is are heated with y gram of this। ठीक है, अब अपन कहेंगे आपने ये नहीं बताया मुझे कि इसमें CO2 बना, ये कार्बन मोनोऑक्साइड बना, या ये बना, क्योंकि इधर 12 ग्राम 32 ग्राम से रिएक्ट करेगा और इधर 12 ग्राम 16 ग्राम से रिएक्ट करेगा, हाफ ऑफ 32।
राइट ना। तो अगर इसका x ग्राम रिएक्ट कर रहा है इसके y ग्राम से और कोई रेसिड्यू नहीं बचना चाहिए, तो भाई मेरे पास यही हो सकता है कि या तो ये लिमिटिंग एजेंट हो या फिर ये लिमिटिंग एजेंट हो। तो मैं कहूंगा अगर इसका 12 ग्राम कंप्लीटली रिएक्ट करता है 32 ग्राम से, या 12 ग्राम रिएक्ट कर सकता है 16 ग्राम से, मेरे पास दो ही ऑप्शन आ रहे हैं। या तो 12 ग्राम कंप्लीटली 32 ग्राम से रिएक्ट करेगा या फिर 12 ग्राम कंप्लीटली इससे रिएक्ट करेगा। तो अपन को क्वेश्चन में क्या पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट स्टेटमेंट। तो ये अपने लिए x होगा, ये अपने लिए y होगा, ये अपने लिए x होगा, ये अपने लिए y होगा। मतलब मेरे पास दो ही चॉइस है, या तो ये बन जाए या फिर ये बन जाए, दोनों भी बन सकते हैं। तो ठीक है, अपन कहेंगे कुछ इधर रिएक्ट कर जाएगा कुछ इधर रिएक्ट कर जाएगा, लेकिन रेशियो तो यही होंगे बस। तो अपन को क्या गिवन है, y अपॉन x, मतलब y अपॉन x मतलब 32 बाय 12, और एक बार इधर वाले में y अपॉन x हो सकता है, दैट इज 32 मतलब 16 बाय 12। जरा कैलकुलेट करते हैं, तो ये आएगा 8 बाय 3। 8 बाय 3 का मतलब है 2.6 ना, नहीं 2 बचा ना, तो 6, और इसका मतलब है 4 बाय 3 1.33 ये आएगा। तो y upon x lies must lie between this and this। अब बिटवीन में ये नंबर भी इंक्लूड करने पड़ेंगे ना अपन को, ये नंबर भी इंक्लूड करने पड़ेंगे। मतलब बिटवीन क्या मतलब, ये नंबर भी इंक्लूड करो ना। हो सकता है सिर्फ यही बना या हो सकता है सिर्फ यही बना। चलो ऑप्शन चेक कर लेते हैं उनकी बेस्ट ऑप्शन क्या है अपने पास। दूसरा ऑप्शन की बात, y अपॉन x मस्ट बी ग्रेटर देन 2.7। नहीं, वो तो इम्पॉसिबल है, क्योंकि इससे ज्यादा यूज तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि CO2 के अलावा कार्बन और ऑक्सीजन का और कोई कंपाउंड नहीं बनेगा जिसमें ऑक्सीजन इससे ज्यादा हो और कार्बन कम हो। ये तो लिमिट है, इससे आगे नहीं हो सकता। सो ग्रेटर देन दिस तो नहीं हो सकता। y अपॉन x मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू दिस, नहीं लेस देन नहीं हो सकता, इक्वल टू दिस हो सकता है। सो B एंड C तो बिल्कुल ही गलत होता है। आप मतलब ऑप्शन बेवकूफी के लिए बना दिया मुझे। अब y अपॉन x मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू दिस, हाँ ये अपना ऑप्शन सही है कि भाई y अपॉन x जो है वो इक्वल टू या ग्रेटर देन 1.33 हो जाएगा। भाई या तो इतना लिखो या इससे ज्यादा लिखो। अब उसने लिमिट बनाया नहीं कि कितना, भाई इससे बड़ा लिमिट तो हो नहीं सकता, लेकिन ये बेस्ट ऑप्शन होगा अपने लिए, क्योंकि पहले ऑप्शन में आपने इन दोनों को इंक्लूड नहीं किया। भाई ये दोनों तो लिमिट्स है ना, इनको तो इंक्लूड करना ही होगा आपको, कि अगर ये पूरा कंबशन होके ये बना, अगर ये बनेगा तो ये भी कंबशन होके ये बनेगा। भाई CO भी तो रिएक्ट करता है O2 के साथ। तो अगर ये बना तो ये अपनी लिमिट होगी 1.33, और अगर ये भी इसमें कन्वर्ट हो रहा है या यही बना तो ये इससे ज्यादा भी होगा 1.33 से, तो वो बढ़ता जाएगा। कब तक जाएगा, 2.67 तक। डी ऑप्शन इज द बेस्ट वन, क्योंकि फर्स्ट ऑप्शन में इन दोनों को इंक्लूड नहीं किया जो कि लिमिट थे अपने, इसलिए वो गलत हो गया। क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया, गॉट दैट। मेन पार्ट वही है कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया। When 12 gram of mixture of carbon and sulfur are burnt, then a mixture of this and this is formed. देख भाई क्वेश्चन नंबर 10 में गिवन है कार्बन प्लस O2 को बनाऊंगा तो CO2 बनेगा, और सल्फर को अगर O2 से रिएक्ट करूंगा तो SO2 बनेगा। ठीक है। When 12 gram mixture of this carbon and sulfur is burnt, the CO2 and this is produced. अब देख दोनों का 12 ग्राम था, तो अपन क्या करते हैं, इसको x ग्राम ले लेते हैं और इसको 12 माइनस x ग्राम ले लेते हैं। भाई दोनों का मिक्सचर का 12 ग्राम गिवन है ना अपन को, इन दोनों का कंबाइंड 12 ग्राम गिवन है कि इन दोनों का मिक्सचर 12 ग्राम था। तो कार्बन x ग्राम ले लो, तो ये कितना होगा 12 माइनस x। अब अपन को गिवन है क्वेश्चन में इन विच द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ SO2 इज हाफ ऑफ दैट ऑफ CO2। ठीक है भाई, अपन कहेंगे आप ये कह रहे हो
कि इसके मोल्स जो होते हैं, मोल्स ऑफ SO2 इज हाफ ऑफ मोल्स ऑफ दिस, ठीक है। तो वो हाफ ऑफ मोल्स लिखना अपन को आना चाहिए, उसमें कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, तो अपना कोई प्रॉब्लम नहीं। तो अपन क्या करेंगे, अब आप मोल्स की बात करोगे तो मैं इसके मोल्स कैलकुलेट कर लूंगा, तो इसके मोल्स ये हो गए और इसके मोल्स ये हो गए। इसके मोल्स से इसके मोल्स कैलकुलेट कर लो और इसके मोल्स से इसके मोल्स कैलकुलेट कर लो। सबको कैलकुलेट करना आता है मोल्स, कैसे कैलकुलेट करते हैं मुझे बताने की जरूरत नहीं, इधर ऐसे लिखना सबको आता है। अब काम की बात आएगी, काम की बात क्या आएगी, उसमें अपन को नंबर ऑफ मोल्स गिवन है। क्या गिवन है अपन को नंबर ऑफ मोल्स, कि भाई मोल्स ऑफ SO in which the moles of SO2 is half of moles of, so moles of SO2 is equal to half of moles of CO2. So moles of SO2 is half of that of CO2. तो अपन को गिवन है कि moles of SO2 is half of moles of right CO2. अब सब्स्टिट्यूट कर दो, इसमें क्या करना है अपन को, moles of SO2 कितना है 12 minus x डिवाइड बाय 32 1/2 और moles of O2 कितना है x by 4। ले भाई आंसर कैलकुलेट, x कैलकुलेट कर लो तो मास आ गया अपने पास, मास आ गया तो तुमको पता है कि क्या करना है। क्या चाहिए था अपन को, द मास ऑफ कार्बन एटम, x ही पूछा है तुमसे, x का वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। 32 तो 16 आ गया, ये गया, और ये 16 तो ये अपने पास 12 ना 4 आ गया, ये 3 आ गया, उधर मल्टीप्लाई करते हैं और कैलकुलेट करते हैं। सो 12 into 3 36 minus 3x is equal to 4x, 36 is equal to 7x, x is equal to 36 by 7। 5.1 something. ले भाई आ गया। Okay, sir. अब ना देखो एक बात है, अपन ने जो क्लास में पढ़ा ना, अपन को सिर्फ मोल्स कोरिलेट करने आने चाहिए। ऐसे क्वेश्चन अपन ने काफी किए, छोटे छोटे डिकम्पोजिशन रिएक्शन, छोटे छोटे रिएक्शन फॉर्मेशन, इस टाइप का अपन ने काफी पढ़ा। अब जब होमवर्क करोगे ना, मेरा काम यही होता है कि जब आप होमवर्क करोगे तब आपको समझ में आएगा, अरे यार ये बड़ा इजी तो है, बताया तो है सबने, हमें थोड़ा सा पता। अगर आपको किसी बच्चे को ना क्वेश्चन पढ़ के उसको अटेम्प्ट करना होता है ना, क्वेश्चन को आंसर गलत करता है वो, चलो ठीक है, वो धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। अगर उसे क्वेश्चन भी समझ में आता है, मतलब आधा काम तो उसका हो गया, 50% काम उसका हो गया, अगर उसको क्वेश्चन समझ में आता है तो। क्वेश्चन समझ में, क्योंकि बहुत सारे बच्चे बेचारे ऐसे होते हैं जिनको क्वेश्चन ही समझ में नहीं आता। बैलेंसिंग 14th वाला, ये तो मुझे बताने की भी जरूरत नहीं है, तो अपन डायरेक्टली बता दें। KMnO4 है, H2O2 है, अरे गलत आ रहा K2SO4 होगा, MnSO4 होगा, तो उसको देखूंगा भी नहीं तो भी मुझे पता है कि क्या है मोल ऑफ एफिशिएंट, मतलब प्रोडक्ट क्या बनाना है। n फैक्टर 5, n फैक्टर 2, Mn2 हो गया, O5 हो गया, पोटेशियम 2 बैलेंस है, ऑक्सीजन बैलेंस, सब बैलेंस है, मुझे बस सल्फेट बैलेंस करना है। 2 सल्फेट इधर है और एक इधर है, 3 सल्फेट हो गया। ऑक्सीजन मुझे चेक कर लिया, 5 H2 इधर है और 3 H2, 8 हो गए, लो बैलेंस हो गया रिएक्शन। कल बताया था ना इनफैक्ट, Yes, sir. H2O2 is a peroxide. Difference. Difference in oxidation state per atom multiplied by number of atom present in the molecule for which n factor is calculated.
अब आप, मैंने आपको 15 तक दिया था, आप 21 तक कर सकते हो ये सारे। पार्ट 2 Okay, sir. अब आप पार्ट 2 बता सकते हो मुझे। एक्सरसाइज 2 का पार्ट 2। एक्सरसाइज 2 का पार्ट 2 बोलो। अब कोई भी कुछ नहीं बोल रहा। इसका मतलब अटेम्प्ट नहीं किया। ठीक है, अटेम्प्ट नहीं किया तो करो। अभी करता हूँ। 7 9 और 5th 5 7 9। चलो भाई ऐड अपन सॉल्व करते हैं। 5 7 9 पार्ट 2 न्यूमेरिकल वाला पार्ट। चलो 5 देखते हैं। 5th वाले को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। A mixture of 3:2 molar ratio of this and this। मेरे पास एक मिक्सचर है जिसमें FeO है और Fe2O3 है। इनका मोलर रेशियो 2:3 है। चलेगा। React with oxygen to produce 2:3 molar ratio of FeO and Fe2O3। ये क्या भाई? The mass of O2 required for per mole of the initial mixture। ठीक है। देख भाई, अब आयरन के दो ही ऑक्सीडेशन स्टेट होते हैं, एक Fe+2 और एक ही +3 है। अगर अपन FeO लिखें और Fe2O3 लिखें तो Fe2O3 में ये +3 है, मतलब इससे ज्यादा पॉसिबल ही नहीं है। तो इससे ज्यादा इसमें ऑक्सीजन ऐड नहीं हो सकता। सो ये ऑक्सीजन से रिएक्ट नहीं करेगा क्योंकि ये तो पहले ही मैक्सिमम ऑक्सीजन ले चुका है। इससे बड़ा ऑक्सीडेशन स्टेट होता ही नहीं। ये रिएक्ट करेगा ऑक्सीजन से, Fe2 वाला। मतलब अपन कहेंगे इसमें FeO तो रिएक्ट करेगा ऑक्सीजन से टू फॉर्म Fe2O3, टू फॉर्म Fe2O3, लेकिन Fe2O3 रिएक्ट नहीं करेगा। नो रिएक्शन। ठीक है, इसका मतलब है जो FeO होगा, जो Fe2O3 तो पहले से ही था, FeO भी Fe2O3 में कन्वर्ट हो जाएगा। अब वो कह रहे हैं अपन से कि भाई मेरे पास ये मिक्सचर है और ये मिक्सचर रिएक्ट करके वापस मिक्सचर बनाता है। अपन कहेंगे एक बात बताओ, अगर FeO रिएक्ट कर जाएगा FeO3 में कन्वर्ट हो जाएगा, Fe2O3 do not react with oxygen, only FeO will react। अब अपन से क्या बोल रहे हैं वो कि FeO रिएक्ट करके FeO3 बनाएगा और जो मिक्सचर बचेगा अपने पास उसमें फिर FeO होगा और Fe2O3 होगा। तो अपन कहेंगे भाई एक बात बता, ये 3:2 तो बोल रहे हैं तो कि भाई ठीक है अब 3:2 हो गया, पहले 2:3 था, लेकिन ये तो रिएक्ट करके इसमें कन्वर्ट हो गया ना, तो फिर FeO कहां से आया? तो अपन क्या बोलेंगे, अच्छा इसका मतलब है अगर ये बच रहा है तो ये पूरा रिएक्ट नहीं कर रहा है, डजंट रिएक्ट कंप्लीटली।
तो ये कंप्लीटली रिएक्ट नहीं किया। अगर ये कंप्लीटली रिएक्ट नहीं किया तो फिर कितना रिएक्ट किया, मतलब ये थोड़ा रिएक्ट किया होगा और उस थोड़े में से ये क्या हो गया होगा, Fe2O3 बन गया होगा और कुछ यहाँ बच गया होगा, तभी तो अपन कहेंगे कि FeO भी बचा हुआ है और Fe2O3 भी बचा हुआ है। भाई वो तो क्वेश्चन में बोल रहा ना कि Fe और Fe2O3 का मिक्सचर है। अब अपन को पता है Fe2O3 तो रिएक्ट करता नहीं है ऑक्सीजन से, ये भर रिएक्ट करता है। अगर ये रिएक्ट करेगा तो Fe2O3 बनेगा, अगर Fe2O3 बनेगा तो ये अगर सारा रिएक्ट कर गया तो फिर मिक्सचर में कैसे बचेगा वापस, इसका मतलब ये सारा रिएक्ट नहीं करता। तो अपन क्या करते हैं, अपन कहेंगे देख भाई इनिशियली इसके 2 मोल्स थे, इनिशियली इसके 2 मोल्स थे। अब इनिशियल मोल्स अगर 2 है तो ये सारा रिएक्ट नहीं किया होगा, कुछ पार्ट रिएक्ट किया होगा, कुछ पार्ट रिएक्ट नहीं किया। तो अब रिएक्शन लिखना ही हमारे लिए एक मतलब मेन पार्ट होगा, अगर वो लिखना आया तो ही मैं इस क्वेश्चन सॉल्व कर पाऊंगा। ठीक है, मैं एक बार क्वेश्चन देख लूं क्योंकि अभी मुझे समझाना था। मोलर रेशियो, मुझे इनिशियल रेशियो गिवन है, ये मुझे गिवन है, नंबर ऑफ मोल्स, n इज नंबर ऑफ मोल्स है, अपन को मोलर रेशियो तो गिवन था। टू प्रोड्यूस 2:3 मोलर रेशियो ऑफ FeO एंड Fe2O3, बस ये लिखना ही अपने लिए मेन पार्ट होगा। तो इनिशियली मेरे पास ये है। अब मुझे ये चेक करना है कि इसके मोल्स से इसके मोल्स कितने बनेंगे। अब अगर ये पूरा रिएक्ट नहीं किया तो कितना रिएक्ट किया ये तो बताओ। तो अपन कहेंगे मान लेते हैं सर ये 3 होगा ना 2 की जगह? अब 3 तो बनेगा, तो इनिशियल जो था उसी को तो रिएक्ट करवाना, 3 तो तब है ना इनिशियली 3 था ना। जब ये रिएक्ट करके जो बचेगा। सर इनिशियल रेशियो 3:2 है ना? Yes sir, 2:3 final. मैंने गलत लिखा। ये लो, ये 2:3 हो जाएगा। वैसे एक बार दिमाग में तो आया था कि यार चेक कर लो, ज्यादा रेशियो बन रहा है कम से, लेकिन मैंने कहा चलो लिखा होगा, हमें क्या फर्क पड़ता है, हमें तो कंसेप्ट से मतलब है, देख लेंगे बाद में। लेकिन आंसर गलत आता तो फिर मुझे अच्छा नहीं लगता, आंसर गलत आता क्योंकि तुम बोलते ना सर आंसर नहीं आना, और आंसर नहीं आने का मतलब यार ऐसा कैसे हो सकता है कि मैंने बताया और आंसर नहीं आना, तो हो ही नहीं सकता अपन कहेंगे। इसलिए आंसर पे फोकस मत करो, आप फोकस करो कि आप क्या बता रहे हो, वो देखने पर आंसर तो आ ही जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इवन अगर मैं बता रहा था ना 2:3 से और 3:2 जलने देते अपन तो नहीं, अभी तो खैर छोटे बच्चे हो तुम लोग 11th में, लेकिन 12th में तो तुम लोग कहोगे हाँ चलने दो कोई बात नहीं, नंबर आप कंसेप्ट तो बताओ हम खुद कर लेंगे। आप 2:3 लिखो, यहाँ 2 लिख रहे थे ना, मैं 3 लिख लेता अपने आप, मुझे पता है, आप रहने दो, आप कंसेप्ट बताते जाओ बस, चल जाने दे। लेकिन इस टाइम तो अब अपन कहेंगे यार मोल्स रिएक्टेड मैं कैसे बताऊं कितने मोल्स रिएक्ट करेंगे, तो अपन कहेंगे यार एक काम करो, अब अपन को ऐसे लिखना तो आते ही, ये अगर इसके मोल्स मान लेते हैं अपन, क्योंकि अपन को कुछ डाटा तो अपन पूरे तो रिएक्ट करवा नहीं सकते, अगर पूरे x के रिएक्ट करवाते तो मैं बता देता 3/2 बनेगा। तो अभी क्या करें, अपन कहेंगे मान लेते हैं कि इसके x मोल्स बन गए, तो इसके कितने मोल्स रिएक्ट करेंगे 2x। और अगर O2 के मोल्स कितने रिएक्ट करेंगे, तो अगर इसके x मोल्स बने हैं, इसके अगर 2x मोल्स रिएक्ट करेंगे तो O2 के मोल्स कितने रिएक्ट करेंगे, तो अपन कहेंगे भाई इधर ऊपर 2 ले जाओ, हमें इसको ऊपर ले जाते हैं, अपन इसको इधर हटाते हैं, अपन इसको ऊपर, तो O2 के मोल्स कितने आएंगे, इधर लिखो, इधर लिखो, तो इसके मोल्स आ जाएंगे 1/4x, इसके मोल्स रिएक्ट करेंगे। तो अभी अपन क्या करते हैं ना, अभी अपन रुक जाते हैं, इसको हटा दो डाटा को, क्योंकि इसकी जरूरत पड़ेगी तो अपन देख लेंगे बाद में, लेकिन अभी मत लिखो। क्यों नहीं लिखो, मैं सिर्फ ये चाहता था कि अगर किसी के मोलर कोफिशिएंट हाफ है तो हाँ वो तुम्हें लिखना आता है इधर,
इधर ये बोला कोफिशिएंट हाफ लिखूंगा तो 2 ऊपर जाएगा, मुझे पता है। ठीक है ना। अपन क्या करेंगे अब कि देख भाई 3 मोल्स थे, रिएक्ट किए 2x, तो बचे कितने? कितने बच गए? और ये कितने बन गए थे? x बन गए थे। अब अपने पास जो मिक्सचर है ना, अब ये मोल्स लिखना आता है अपन को, है अगर किसी के x मोल्स रिएक्ट कर रहे हैं। अब अपन कहेंगे इसके मोल्स कितने हो गए, तो अपन कहेंगे 3 पहले से थे, 2x रिएक्ट कर गए, तो बचे हुए जो ये होंगे ना वो 3 - 2x हो गए। और ये कितना हो गया, तो अपन कहेंगे सर देखो पहले से इसके कितने मोल्स थे, 2 मोल्स थे, और बने कितने इसको रिएक्ट करके, x, तो इसके 2 + x हो। एक इक्वेशन ये है मेरे पास, और एक इक्वेशन ये है मेरे पास। ये इनिशियल है, ये फाइनल है। कितना है, ये 3/2 है। सर 3 - 2x है ना अबे तो माइनस तो लिखा मैंने, और क्या लिखा, सर नीचे। -2x ही तो है। ये 3/2 था, ये ले, तो इक्वेशन बन गई, अपने पास x आ गया। आगे नेक्स्ट, हाँ तो कैलकुलेट कर लेते हैं ना x आगे, तो बताओ भाई जल्दी से बताओ इसमें x क्या आया। कैंसिल वैंसिल तो कुछ हो नहीं रहा। 9 - 6x = 4 + 2x, इधर लेके जाता हूँ 8x, 9 - 4 5 / 8 = x। अब आते हैं अपन क्वेश्चन में। ये तो यही पार्ट मुझे समझाना था, बाकी पार्ट तो आप कर लोगे अपने आप, अब मुझे कोई करना नहीं। अब तो जो उन्होंने पूछा उससे अपन को कोई फर्क नहीं पड़ता, फटाफट कैलकुलेट होता है। ये पार्ट समझ में आया तो मैं आगे क्वेश्चन पढ़ू। Find the mixture of find the mass in gram of O2 required per mole of the mixture। हाँ तो ठीक है। अब यहाँ पर कितना ऑप्शन यूज किया, तो मोल्स ऑफ O2 कैलकुलेट कर लो। अभी थोड़ी देर पहले अपन ने लिखा था कितने मोल्स O2 है, 1/4 × x। सो मोल्स ऑफ O2 यूज्ड 1/4x, 1/4 × x कितना है, 5/8 मोल्स। तो मास ऑफ O2 कितना है ना, मास ऑफ O2 कितना होगा, 1/4 × 5/8 × मल्टीप्लाई बाय 32 ग्राम्स ना, कितना ग्राम कितना आया ये 5 ग्राम। तो 5 ग्राम ऑफ O2 is required by कितना ग्राम है, कितना ग्राम मिक्सचर बन गया। इसमें एक बार कैलकुलेशन चेक कर लेना, कैलकुलेशन में कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं किया मैंने। कैलकुलेशन में अपना कोई गड़बड़ तो नहीं है ना। जितने मोल्स उसके होंगे इसके मोल्स 1/4 होंगे, है ना। जितने मोल्स उसके होंगे उसके मोल्स 1/4 टाइम्स होंगे। तो अपन ने लिखे, तो जितने मोल्स इसके रिएक्ट करेंगे इसके मोल्स 1/4 टाइम रिएक्ट करेंगे।
तो अगर इसके 2x रिएक्ट करेंगे तो इसका 2x इंटू 1/4 लिखना पड़ेगा, 2x इंटू 1/4 लिखना पड़ेगा। जितने इसके रिएक्ट करेंगे उसके 1/4 इंटू, अगर इसका x रिएक्ट करेगा तो इधर मैंने गलती की, ये 2x होगा, ये 2x होगा। तो क्योंकि मोल्स ना देख अपन ने ना, क्योंकि वैसे नहीं लिखा ना तो गड़बड़ हो जाता है, मुझे मोल्स थोड़ा सा 1/2x आ रहा था मेरे पास, अपन कहेंगे 1/4x आ रहा है। 1/4x तो तब आएगा ना, एक मिनट रुकना, मैं इसको हटा रहा हूँ क्योंकि मैंने उधर से लिखा ना इसलिए ऐसा है। अब देखना मैं नेक्स्ट पेज पे लेके जाऊंगा इसको, मैं नेक्स्ट पेज पे लेके जाऊंगा उसको। है अब एक नेक्स्ट पेज पे लिख रहा हूँ, फिर उसके बाद अपन यहाँ चेक करेंगे, अभी नहीं लिखना है इस वाले पार्ट को क्योंकि अपन को 2 इंक्लूड करना है उसमें। मैं नेक्स्ट पेज पे मतलब आपको रिएक्शन बता रहा हूँ, सिर्फ रिएक्शन बताऊंगा। 2Fe लिखा आपने, 1/2 O2 लिखा आपने और Fe2O3 लिखा। अब इसको ऐसे लिख लो, 4Fe plus O2 gives you Fe2O3। अब इन दोनों के मोल्स कंपेयर करते हैं, तो Fe डिवाइड बाय 4 इज इक्वल टू इसके O2 डिवाइड बाय 1। अगर इसका 2x रिएक्ट करेगा तो इसका कितना रिएक्ट करेगा O2 का, x/2 ना, x/2 रिएक्ट करेगा। ठीक है, अब अपन ने क्या लिखा था इधर, अपन ने लिखा था कि इसका -2x रिएक्ट कर रहा है, तो इसका कितना रिएक्ट करेगा, इसके मोल्स कैलकुलेट कर लेते हैं अपन को कितने रिएक्ट, बैलेंस रिएक्शन में ना। अगर उसके मोल्स वैसे है तो अपन कहेंगे देखो इसके मोल्स, तो अपन लिखेंगे Fe डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू 2 O2। तो 1/2 ना, वो 2 ऊपर चला गया। अब इसके अगर 2x रिएक्ट करेंगे तो इसके कितने रिएक्ट करेंगे, 2x डिवाइड बाय 2 इंटू 2 करना पड़ेगा मुझे, x/2। और अपन कितने लिख रहे हैं, x/4। गड़बड़ तो हो जाता है। तो नंबर ऑफ मोल्स में मुझे थोड़ा सा शक हुआ, मैंने उसको लिख के देखा, तो ये जो है ना ये x/4 नहीं है, ये 2x है, x/2 होगा। सो इधर x/2 होगा क्योंकि ये 2x था, तो ये x/2 था, तो अपन इसको 2x कर लेते हैं, ये 2x था x/2। तो फिर इधर क्या आएगा, 2 आएगा अपने पास। तो इधर क्या आएगा, इधर आएगा अपने पास, ये अपने पास 2 बचेगा, 2 बचेगा तो अपने पास इधर 10 आएगा। ले भाई हो गया 10 ग्राम, लो भैया हो गया अपना 10 ग्राम ऑफ O2 is required by how much moles, 5 moles, moles of mixture. Therefore 1 mole of mixture required। 5 मोल अगर 10 ग्राम चाहिए तो 1 मोल के लिए 2 ग्राम चाहिए। मोल्स का ध्यान रखना, जब भी किसी के मोल्स लिखो ना वैसे जरूर लिखना जैसे अपन लिखते हैं ना उसमें, दिस डिवाइडेड बाय दिस। अगर इसका 2x रिएक्ट करेगा तो इसका कितना रिएक्ट करेगा। मीटिंग रिकॉर्डेड है। चलो दूसरा देखते हैं। हाँ दूसरा क्या पूछा था, एक और किसी ने कुछ पूछा था, दैट इज 7th वाला। 7th वाला देख लेते हैं। Cl2 विथ KOH, ये तो आपने कल बताया था डिस्प्रोपोर्शनेशन, कि अगर डाइल्यूट KOH होगा तो ये बनाना पड़ेगा, डाइल्यूट होगा तो ये बनाना पड़ेगा। ये रिएक्शन मुझे गिवन है, इसमें 60% यील्ड है। फिर उसके बाद KClO गिवन है बिल्कुल, इसको KCl बनाते हैं और KClO3 बनाते हैं। KClO बनाओगे और KClO3 बनाओगे तो ऑक्सीजन इसमें, ऑक्सीजन तो इसको ऐसे कर देते हैं, तो ये बैलेंस हो गया। फिर KClO3 को 80% है, इसकी यील्ड कितनी है, 50% यील्ड है। फिर KClO3 को
हीट करते हैं तो KClO4 प्लस KCl, इसकी 80% हीट। ठीक है, बताओ क्या करना क्या है। 11.2 लीटर ऑफ 112 लीटर ऑफ दिस गैस। ठीक है, 112 लीटर मतलब कितने मोल्स, तो मैं मोल्स ऑफ CO2 लिख लेता हूँ। 112 डिवाइडेड बाय 224, 22.4। सो ऊपर 10 लिखता हूँ तो 1/2 इंटू 10 आ जाएगा, मतलब 5 मोल्स of Cl2 is passed in 10 liter of KOH solution. 1 mole of potassium, 1 mole of potassium hydroxide per liter is formed. Passed in 10 liter of this. So volume of KOH is equal to 10 liter. अब आगे क्या लिखा हुआ है वो देखना है। Containing 1 mole per liter. अब ठीक है भाई, मोलारिटी है नंबर ऑफ मोल्स इनटू 1000 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इन ml, मतलब वो भी 1000, मतलब मुझे कंसंट्रेशन गिवन है। ये 1 मोल मतलब मोलारिटी इज इक्वल टू 1 मोल। ठीक है, तो ये 10 लीटर का 1 मोल का मोलारिटी, तो इसके सीधा सीधा आप ये बोल रहे हो कि इसके मोल्स मेरे पास गिवन है 5, ये 10 मोल्स होंगे, इसके मोल्स गिवन है 5 और इसके मोल्स गिवन है 10, दोनों कंप्लीटली रिएक्ट करेंगे फिर। तो कैलकुलेट द टोटल मास ऑफ KCl प्रोड्यूस्ड इन द रिएक्शन। ठीक है, KCl कितना बनेगा ये बताओ। ठीक है भाई, Cl2 डिवाइडेड बाय 1 इज इक्वल टू KOH डिवाइडेड बाय 2। अब अगर इसको लिमिटिंग रीजन 5 बोलते हैं तो इसके 10 मोल्स, तो दोनों कंप्लीटली रिएक्ट करेंगे, रिएक्शन बैलेंस है। तो इसके मोल्स बनेंगे 5, 60% यील्ड है। सिक्सटी परसेंट यील्ड की वजह से जो यहाँ KCl बनेगा वो बनेगा कितना, 3 ऑफ KCl। भाई 5 का 60% कितना होता है, 3 होता है। अब जितने मोल्स इसके हैं इतने मोल्स इसके भी बनेंगे, क्योंकि दोनों कंप्लीटली कंज्यूम हो रहे हैं, तो इधर कंजर्व करवा देते हैं। इसके 5 मोल्स, अब इसके 5 मोल्स हैं तो इधर KCl कितना बनेगा, 2/3 इंटू 5, इसका 50% यील्ड है। तो सर पहले वाले इक्वेशन में 60% नील था तो KCl को भी 3 मोल्स होगा ना। KCl तो अपन ने लिया ना 3 मोल्स। अच्छा, KCl भी तो 3 KCl मोल्स होगा, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, नहीं बनेगा तो 5 ही, लेकिन 60% यील्ड है तो ये अपन को 3 करना होगा। तो ये बनेगा अपने पास कितना, इसको हटा ही देता हूँ। क्या बढ़िया, मतलब सीक्वेंस कुछ और दे रहा है। तो अपन को 3 मोल्स इधर कंसिडर करना है। तो अब 3 होगा तो इधर कितना बनेगा, 2/3 इंटू 3, मतलब 2 मोल्स। 50% यील्ड है मतलब 1 मोल यहां से बनेगा, तो बनना चाहिए 2, लेकिन 50% यील्ड है तो बन 1 मोल। अब KClO3, अब जितने मोल्स इसके होंगे KClO3 के मोल्स कितने होंगे, तो अपन लिखेंगे 1/3 इंटू 3, मतलब 1 मोल होगा। इसका भी यील्ड जो होगा वो 50% होगा, तो 50% यील्ड का मतलब है ये 0.5 बनेगा, तो इधर 0.5 बनेगा। अब इस 0.5 से इस 0.5 को ले लेते हैं अपन, तो ये भी 0.5 बनेगा। अरे ये बैलेंस नहीं है, लेकिन 4 होगा तो ये 3 होगा, अभी बैलेंस है। तो जितने मोल्स इसके होंगे इसके 1/4 KCl, ये इसके मोल्स आ गए। अब इसके मोल्स आ गए तो इसका 80% ले लो, तो अपन कहेंगे ठीक है भाई 0.5 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 0.8 ये आ जाएगा। तो ये कितना हो गया KCl, 80% यील्ड लेंगे तो डिवाइड बाय 10 करता हूँ, सो 0.5 डिवाइड बाय 4 इंटू 8 डिवाइड बाय 10, तो ये तो अपन 2 करते हैं, ये अपन 5 कर लेते हैं, तो अपने पास आएगा 1/10, मतलब 0.1 आ गया अपने पास। तो यहां से 0.1 इसकी वजह से 0.1 आ गया, तो 3144.1 आ गया, ये 0.1 था है। अरे यार, ये अपने पास कितना आ रहा था, 0.1 आ रहा था, सो दिस विल बी इक्वल टू 0.1 मोल्स। टोटल मोल्स कितने हो गए KCl के,
फर्स्ट वाले से 3 आए, सेकंड वाले से 4 आए, उससे 0.1 आए, 7 आ गया। सर बोलो। सर सेकंड इक्वेशन में हमने इनटू 3 क्यों किया है? अरे ये 3 नहीं है भाई, ये 3 + 1 है। हाँ 4 आ जाएगा अपना आंसर। हाँ बोलो। सेकंड सर जो इनटू 3 क्यों किया है आरएचएस पे? तो लिखो ना ऐसे। ओके ये सर, वो बैलेंस करने के बाद 3 उसका कोएफिशिएंट है इसलिए। Obviously, ओके उसके बगैर कैसे सॉल्व करूंगा? ये तो मैं गिवन था 3। अब इसके कैलकुलेट करना है तो 2 × 3 / 3, इसके कैलकुलेट करना है तो 3/3 1 में उसको लिखा ना करने। ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 था। तो बाकी आपका होमवर्क नेक्स्ट क्लास के लिए एक्सरसाइज 1 को कंप्लीट करो और एक्सरसाइज 2 को भी कंप्लीट करो। कंप्लीट होमवर्क नहीं है, कंप्लीट इट लिखा हुआ है एक्सरसाइज 2। क्वेश्चंस बिल्कुल सारा कुछ अपन ने डिस्कस किया होता है, आपको मतलब यू हैव टू सॉल्व इट। बस ये छोटे छोटे पार्ट्स, मतलब अब वॉल्यूम इन लीटर्स डिवाइड बाय ये, मतलब ये सारे पार्ट अपन को पता चल गए कैसे, राइट? Yes, सर ये sir. वाली भी एक्सरसाइज पूरी करनी है ना? यस पूरा 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 कंप्लीट करो, आपका चैप्टर खत्म हो ओके जाए। सर। चैप्टर आपका खत्म हो गया।